हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल। आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा राम राम, ओम साई राम। देखेंगे बेटा, आए अपने यूनिट 1 चैप्टर 2 में चालक एवं विद्युत रोधी चैप्टर का नाम है। आज अपन बहुत बड़ा क्वेश्चन समझने के लिए जा रहे हैं बेटा, जिसका आंसर लिखने के बाद कम से कम 2-2.5 पेज का आंसर हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ध्यान से बनी रहिए बेटा, ध्यान से पढ़ते रहिए, तो आपको देखो बड़े प्यार से मैं मैजिक के तरीके से आपको ये आंसर याद करवा दूंगा। जबकि आंसर बहुत बड़ा है, 2-2.5 पेज का आंसर याद करवाना बेटा एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या है, डेरिवेशन तो बेटा कोई भी टीचर सिखा देता है, क्योंकि वो सवाल टाइप के होते हैं। एक बार सीख जाता बच्चा, तो जो 2 पेज का हो या 2.5 पेज का हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा थियोरिकल क्वेश्चन 2-2.5 पेज का याद करवाना एक बहुत बड़ी बात होती है। अभी आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। जब ये वीडियो लास्ट टाइम पर पहुंचेगा, जब खत्म होने वाला होगा, आपको 2.5 पेज का आंसर याद होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखो बेटा, क्वेश्चन है वान डी ग्राफ जनित्र किसे कहते हैं, इसमें निम्न को समझाइए। नामांकित चित्र को समझाना है, सिद्धांत को, बनावट संरचना को, कार्यविधि को, उपयोग को और दोष को। यहीं से समझ में आ रहा होगा आंसर कितना बड़ा हो सकता है बेटा। देखो पहले तो क्या है, वान डी ग्राफ के जनित्र के चित्र को बच्चे स्टूडेंट्स बहुत अगुआ समझते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चित्र है तो उसको बहुत अगुआ समझते हैं। इसलिए आज मैंने वीडियो में पहले से चित्र नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि कई क्वेश्चनों में पहले से चित्र इसलिए बना लेता हूं ताकि टाइमिंग थोड़ी सी और कम हो जाती है वीडियो की। आज मैं इस चित्र को आपके सामने बनाऊंगा बेटा, ताकि आप लोग बढ़िया परफेक्ट तरीके से बनाना सीख जाओ और आपको कोई दिक्कत ना हो चित्र बनाने में। देखो बेटा, कुछ नहीं है चित्र बनाने में। देखना बेटा, सबसे पहले क्या किया करो, 2 पाइप बना लिया करो ऐसे। ये इस प्रकार से अपन ने 2 पाइप बना लिए। ये बना लिए अपन ने 2 पाइप। ये पाइप जो होते हैं विद्युत रोधी होते हैं, इनमें करंट नहीं आता है। ये पाइप किसी स्टैंड पर रखे होंगे, तो ये अपन ने एक स्टैंड बना लिया। ये स्टैंड बेटा, अभी इस स्टैंड को चित्र के हिसाब से ठीक कर लेंगे अपन। अब कुछ नहीं है, जो अपना ये पाइप होता है ना, पाइप, इस पाइप पर बेटा एक गोला रखना है। 5 मीटर व्यास वाला एक गोला रखना है। ये रख दिया, कितना, 5 मीटर व्यास वाला गोला। गोले को अपन स्फीयर बोलते हैं, तो इसको कैपिटल एस नाम दे सकते हैं। इसको ऐसे डार्क कर दो बेटा। ये खोखला गोला होता है अपना, 5 मीटर व्यास वाला। देखते रहो बेटा मेरे साथ, बड़े प्यार से चित्र बनाना सीख जाओगे। इसको ऐसे डार्क कर दिया करो। इस प्रकार से बेटा पूरे को डार्क कर लेना। टाइम बचाने के लिए मैंने ठीक से डार्क नहीं किया, आप लोग डार्क कर लेना अपनी कॉपी पर। ठीक, कितने मीटर वाला ये, 5 मीटर व्यास वाला गोला होता है, 5 मीटर व्यास वाला। ठीक बेटा, ये अपनी विद्युत रोधी स्तंभ बने हुए 2 पाइप। अभी कुछ नहीं किया बेटा, केवल ये 2 पाइप बनाना है और दोनों पाइपों पर अपन ने एक गोला रख दिए, 5 मीटर व्यास वाला खोखला गोला। समझ में आया बेटा। इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद अपन को 2 गिरनियाँ बनाना है। पहली एक गिरनी और ये दूसरी गिरनी। गिरनी का मतलब होता है पुली टाइप। गिरनी का मतलब पुली टाइप, जैसे चक्की चलाने वाली पुली होती है ना, जिसमें मोटर में पुली लगी रहती है, चक्की में लगी रहती है, वही पुली है। इनको गिरनियाँ बोलते हैं। इन पर जानते हैं आप क्या चलती हैं, इन पर बेल्ट चढ़ा देते हैं अपन, बेल्ट। जी अपन ने क्या किया, इन पर बेल्ट चढ़ा दिया। बेल्ट यानी रबड़ का बना हुआ पट्टा। ठीक, गिरनियों का नाम दे देते हैं अपन P1 और P2। P1 और P2 2 गिरनियाँ होती हैं। ठीक बेटा, ये रबड़ की बेल्ट बनी हुई है। ये बेल्ट किसकी बनी होती है, रबड़ की बेल्ट, जिसको शुद्ध हिंदी में अपन पट्टा बोल सकते हैं। जो चक्की चलाने वाला पट्टा होता है, रबड़ की बनी बेल्ट, जिससे अपन चक्की वगैरह चलाते हैं ना, जैसे आटा पीसते हैं, उस पर भी पट्टा चढ़ा रहता है, बेल्ट चढ़ा रहता था, वही बेल्ट चढ़ा हुआ है। इसके बाद बेटा देखो क्या करना है, वान डी ग्राफ हमेशा नुकीले भागों से काम करता है, तो नुकीले भागों के लिए यहाँ पे 2 कंघियाँ बनानी पड़ती हैं अपन को। ये C1 कंघी नाम दे दो इसका। इस कंघी का संबंध बैटरी के धन सिरे से करना पड़ता है, प्लस माइनस प्लस माइनस।
बड़ी वाली लाइन प्लस की रहती है, छोटी वाली माइनस की रहती है। और यहाँ पर एक दूसरी कंघी बनानी पड़ेगी अपन को। इस कंघी का नाम C2 दे दिया। इस कंघी का कनेक्शन कर देते हैं गोले से, धातु के गोले से इसका कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर बेटा देखो, एक मैं आयन स्रोत बना रहा हूँ जिसको अपन विसर्जन नलिका भी बोलते हैं। ऐसे करके बना दिया करूँ नीचे तक। इस प्रकार से नाम दे सकते हैं, D नाम दे दो। यानी ये आयन स्रोत है बेटा। और इस पूरे उपकरण को लोहे के टैंक में बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? पूरे उपकरण को लोहे के टैंक में बंद कर देते हैं। ये लोहे के टैंक में अपन ने बंद कर दिया। लोहे के टैंक का संबंध कर देते हैं पृथ्वी से। जी, ग्लोब यानी पृथ्वी, पृथ्वी से कर देते हैं। ये साइन बना देते हैं पृथ्वी का इस प्रकार से। ये लोहे का टैंक है, लोहे का टैंक। ये अपना आयन स्रोत है, आयन स्रोत, जिसको अपन विसर्जन नलिका भी बोलते हैं। विसर्जन नलिका, ठीक बेटा। बेल्ट पर यहाँ धनावेश दे देते हैं, क्योंकि कंघी C1 का कनेक्शन किससे है? प्लस वाले सिरे से, इसलिए बेल्ट पर कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश आ जाता है बेटा, ठीक। और ये बेल्ट कहाँ चल रहा है? जी हमें एरो बताएंगे, ऊपर की डायरेक्शन में चल रहा है ये बेल्ट। यानी C1 कंघी से चलना स्टार्ट होता है, C2 पहुँचता है, फिर वापस ऐसे करके घूमता रहता है। तो ये अपन को एरो बता रहे हैं कि अपना बेल्ट ऐसे करके घूम रहा है, ठीक बेटा। और गोले के बाहरी पृष्ठ पर धन आवेश बनते हैं, तो मैंने ये धन आवेश बना दिए आपके सामने। ये धनावेश बना दिए। ये बैटरी का कनेक्शन भी अपन बेटा पृथ्वी से कर देते हैं। कर दिया कनेक्शन, ठीक बेटा। ये अपना चित्र बनके कंप्लीट हो गया, जिसको चित्र को बच्चे बहुत बड़ा हुआ समझते हैं, बड़ी चल बिचल दिमाग में रहती है। कुछ किया बेटा मैंने चित्र में? कुछ भी नहीं किया अभी तक। देखो बड़ी आसानी से चित्र बन गया। पहले हेडिंग अपनी नामांकित चित्र थी, तो देखो आपके सामने बड़ी आसानी से नामांकित चित्र बन गया। बोर्ड पेपर में केवल इतना ही अपन को चित्र बनाना पड़ता है। अब इसके बाद चित्र में मैं जो भी कार्रवाई करूँगा वो केवल आपको आंसर समझाने के लिए बेटा मैं करूँगा। जो भी कार्रवाई करूँगा केवल इतने चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बोर्ड पेपर में केवल अपन को इतना ही चित्र बनाना होता है। समझ में आ रहा है बेटा? ये पाइप देखो क्या किया मैंने चित्र में। सबसे पहले ये पाइप बनाए। पाइपों की जो ऊंचाई होती है वो 15-15 मीटर होती है। कितने ऊंचे होते हैं ये पाइप? 15-15 मीटर ऊंचे। 15-15 मीटर। कितने मीटर ऊंचे? ये पाइप जो होते हैं 15-15 मीटर ऊंचे पाइप होते हैं। विद्युत रोधी स्तंभ होते हैं, इनमें करंट नहीं आता है। और इन पाइपों पर एक गोला रख देते हैं। गोला कितना? 5 मीटर व्यास वाला एक धातु का खोखला गोला रख देते हैं। फिर इसके बाद क्या किया? तो मैंने P1 P2 दो गिरनियाँ बनाई थी, जिन पर रबड़ की बेल्ट मैंने बेटा चढ़ा दी थी। फिर क्या किया था? C1 और C2 दो कंघियाँ बनाई थी। C1 कंघी का नाम होता है फुआर कंघी। C1 कंघी का नाम क्या होता है? फुआर कंघी। फुआर कंघी। C1 कंघी का नाम फुआर कंघी बेटा क्यों पड़ जाता है? क्योंकि C1 कंघी बौछार के रूप में बेल्ट को धनावेश देती है। देखो जी प्लस है ना धनावेश, तो फुआर कंघी
फुहार के रूप में, बौछार के रूप में बेल्ट को धनाभिष देती है, इसलिए इसका नाम फुहार कंघी पड़ जाता है। C2 कंघी के बाद देखो आवेश इधर निकल के नहीं जा रहा है, केवल C2 कंघी तक प्लस आवेश पहुंचा, उधर की साइड नहीं जा पा रहा है। तो C2 कंघी क्या करती है, आवेश को कलेक्ट करती है, आवेश को कलेक्ट करती है, मतलब कलेक्ट को हिंदी में बोलते हैं संग्रहित करती है, अपने अंदर लेती है, संग्रहित करती है। तो C2 का नाम पड़ जाता है संग्राहक कंघी, संग्राहक कंघी। समझ में आ रहा है बेटा? C1 का फुहार कंघी नाम होता है और C2 का संग्राहक कंघी नाम होता है। बस इसके बाद C1 कंघी का संबंध बैटरी के धनश्री से कर देते हैं और C2 कंघी का संबंध गोला कैपिटल S से कर देते हैं। D अपन एक विसर्जन नलिका बना देते हैं। इस पूरे उपकरण को लोहे के टैंक में बंद कर देते हैं और लोहे के टैंक का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। बन गया चित्र बेटा, कोई भी कार्यक्रम नहीं है चित्र में ऐसा खास, है ना। बस बच्चों को बनने के बाद लगता है कितना लंबा चौड़ा बड़ा चित्र है, लेकिन बेटा कुछ भी नहीं है चित्र में। अब देखो नामांकित चित्र आपके सामने बन गया। अब मैं पहले बांडी ग्राफ जनित्र की परिभाषा सिखाता हूँ आपको, क्या होता है बांडी ग्राफ जनित्र। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, सबसे पहली हेडिंग में आपको सिखाता हूँ बांडी ग्राफ जनित्र, बांडी ग्राफ जनित्र। बड़े प्यार से सीखना बेटा, बड़ा मज़ा आएगा आपको सीखने में अगर ध्यान से आप सीखोगे तो। देखेंगे बांडी ग्राफ जनित्र क्या होता है। तो सन 1931 में ये प्रैक्टिकल हुआ था बेटा। सन 1931 में प्रोफेसर R.J. बांडी ग्राफ ने, ये बांडी ग्राफ बेटा वैज्ञानिक का नाम है, तो वैज्ञानिक के नाम पर ये उपकरण का नाम पड़ गया बांडी ग्राफ जनित्र। तो ये वैज्ञानिक का नाम बेटा बांडी ग्राफ। तो सन 1931 में यहीं से लिखेंगे बेटा बांडी ग्राफ की परिभाषा। सन 1931 में प्रोफेसर R.J. बांडी ग्राफ ने एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन का निर्माण किया था। बांडी ग्राफ जनित्र जो होता है बेटा एक विद्युत को उत्पन्न करने वाली मशीन है। जैसे आज के समय में इनके छोटे रूप चल रहे हैं, जनरेटर वगैरह जो अपन बोलते हैं, शादियों में करंट को उत्पन्न करते हैं, वो लाइट चली जाती है जनरेटर चालू कर देते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में श्रीराम होंडा वगैरह ऐसे लगे हुए हैं लाइट को उत्पन्न करने वाले बेटा, तो वो इनका सबका एक छोटा रूप है। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इसी पर एक्सपेरिमेंट किया था, बांडी ग्राफ जनित्र इसी मशीन पर किया था। ये मशीन जो थी बेटा, ये मशीन 10 लाख वोल्टेज उत्पन्न कर सकती है। कितना? 10 लाख वोल्ट, यानी ये मशीन जो है बेटा 10 लाख वोल्ट विभवांतर को उत्पन्न कर सकती है। तो बस ये करंट को उत्पन्न करने वाली मशीन थी जो कितना करंट बना सकती थी बेटा? 10 लाख वोल्ट करंट बना सकती थी। तो यही लिखना है बांडी ग्राफ जनित्र की परिभाषा में बेटा। सन 1931 में प्रोफेसर R.J. बांडी ग्राफ ने एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन का निर्माण किया, एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन का निर्माण किया जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट, जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। कितना? 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। वैज्ञानिक के नाम पर ही इसे हम क्या कहते हैं? बांडी ग्राफ जनित्र कहते हैं। जनित्र का मतलब होता है उपकरण और बांडी ग्राफ था वैज्ञानिक का नाम, इसलिए नाम पड़ गया बांडी ग्राफ जनित्र। समझ में आ रहा है बेटा? तो सिंपल सी परिभाषा है, सन 1931 में प्रोफेसर R.J. बांडी ग्राफ ने एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन का निर्माण किया था जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। वैज्ञानिक के नाम पर ही इसे हम बांडी ग्राफ जनित्र कहते हैं। मेरे हिसाब से तो बेटा आपको पहली परिभाषा फर्स्ट क्लास तरीके से याद हो गई होगी। सिंपल सी थी बांडी ग्राफ जनित्र की। सन 1931 में प्रोफेसर R.J. बांडी ग्राफ ने एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन का निर्माण किया था जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। वैज्ञानिक के नाम पर इसे हम बांडी ग्राफ जनित्र कहते हैं। दूसरी हेडिंग क्या बेटा अपनी? दूसरी हेडिंग है सिद्धांत। देखेंगे जरा सिद्धांत क्या है इसका सिद्धांत। पहली हेडिंग बेटा प्यार से याद हुई। अब देखो दूसरी हेडिंग सिद्धांत। बांडी ग्राफ जनित्र जो होता है हमेशा नुकीले भागों से कार्य करता है और नुकीले भागों के लिए हम धातु की 2 कंघियाँ इस्तेमाल करते हैं, C1 कंघी और C2 कंघी।
ये कंघी बेटा नुकीली होती हैं, जैसे अपने बाल निकालने की कंघी होती हैं, ऐसी ही ये कंघी होती हैं, लेकिन ये धातु की बनी हुई हैं। इनसे बाल नहीं निकालना, नहीं तो गंजी हो जाओगे, क्योंकि धातु की बनी हुई नुकीली कंघियाँ होती हैं। तो वान डी ग्राफ जनित्र में हमेशा नुकीले भागों से क्रियाविधि स्टार्ट होती है, इसलिए सिद्धांत में ऐसा लिखते हैं कि वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि, यहाँ से वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। कार्यविधि किस पे आधारित है बेटा? नुकीले, C1 C2 दोनों नुकीली कंघियाँ होती हैं, तो नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। क्या? वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। यदि किसी चालक का कोई सिरा नुकीला होता है तो नुकीले सिरे पर, मैंने कल आपको समझाया था, एक हेडिंग थी पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, तब उसमें मैंने समझाया था कि गोलाकार चालक पर तो पृष्ठ घनत्व एक समान होता है, लेकिन जब किसी चालक का कोई सिरा नुकीला होता है बेटा, तो नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। ऐसा मैंने आपको बेटा कल समझाया था लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में बेटा। तो वही लिखेंगे कि वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। यदि किसी चालक का कोई सिरा, यदि किसी धनावेश चालक बोल सकती हैं, देखो यहाँ प्लस आवेश है, यदि किसी धन आवेश चालक का कोई सिरा नुकीला है तो नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। ये मैंने कल आपको समझाया था, कोई भी चालक का कोई सिरा नुकीला होता है तो उस पर आवेश पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। तो धन आवेश चालक के नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है, जिसके कारण विद्युत पवन उत्पन्न हो जाता है। विद्युत पवन उत्पन्न का मतलब होता है विद्युत पवन चलने लगता है। और कौन सा विद्युत पवन चलता है? ये साफ साफ दिख रहा है। ये C1 कंघी का संबंध किससे है? धन आवेश से। तो बेल्ट पर कौन सा आवेश आ रहा है बेटा? धन आवेश आ रहा है। तो ये कौन सा विद्युत पवन होता है? धन आवेश युक्त विद्युत पवन होता है। बात बेटा समझ में आ रही है? तो सिद्धांत में यही लिखना है अपन को, वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। यदि किसी धन आवेशित चालक का कोई सिरा नुकीला होता है तो नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है, जिसके कारण विद्युत पवन चलने लगता है। और विद्युत पवन कौन चलता है? धन आवेश युक्त विद्युत पवन चलने लगता है बेटा। ये हमें सिद्धांत के अंदर लिखना है। अब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं बेटा? बनावट संरचना। देखो अब मैं इसकी आपको बनावट संरचना समझाता हूँ। क्या है बनावट संरचना? बनावट संरचना अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, गौर करोगे बेटा, तो बनावट संरचना में कुछ नहीं है। जो अभी मैंने आपके सामने चित्र बनाया था, चित्र बनाते समय मैंने आपको सब कुछ समझाया था। जो चित्र बनाते समय समझाया था बेटा, वही सब कुछ बनावट संरचना में लिखना है। बनावट संरचना का मतलब क्या है कि इसकी बनावट कैसे की गई, वो मैंने अभी आपको समझाया था कि इसमें दो पाइप लगे रहते हैं। कैसे पाइप होते हैं? विद्युत रोधी पाइप होते हैं। विद्युत रोधी पाइप का नाम कुछ भी आप दे सकते हो, जैसे इसका नाम P दे दो, तो इस वाले पाइप का नाम P डैश दे दो, P डैश दे दो। तो ये विद्युत रोधी दो पाइप लगे रहते हैं। इन पाइपों पर अभी क्या दिखाया मैंने? ये गोला रखा रहता है, धातु का बना हुआ खोखला गोला। कितने मीटर व्यास वाला? 5 मीटर व्यास वाला गोला रखा होता है। और बेटा मैंने आपको क्या समझाया था अभी? ये P1 P2 मैंने आपको क्या समझाया था? इनका नाम क्या दिया था मैंने? घिरनियाँ। P1 P2 क्या है? P1 क्या है अपनी? घिरनियाँ। घिरनियाँ। ये क्या है? P2 अपनी घिरनियाँ। ये अपनी बेटा घिरनियाँ है। P1 और P2 घिरनियाँ है। इन पर क्या चढ़ा हुआ है? रबड़ का बना जो बेल्ट चढ़ा हुआ है, रबड़ का बना बेल्ट चढ़ा हुआ है। और नुकीले भागों के लिए क्या है? C1 और C2 दो कंघियाँ होती हैं। C1 कंघी को क्या बोलते हैं? फुहार कंघी। C2 कंघी को क्या बोलते हैं? संग्राहक कंघी। मैंने अभी आपको समझाया था इसका नाम फुहार कंघी क्यों पड़ा, क्योंकि ये बौछार के रूप में बेल्ट को कौन सा धन आवेश देती है ना। जैसे अपनी फुब्बारे से बौछार निकलती है, सावर से बौछार निकलती है, इसलिए इसका नाम फुहार कंघी। C2 कंघी के बाद देखो जी आवेश इधर निकल के नहीं जा पा रहा है, तो C2 कंघी इस आवेश को क्या करती है? संग्रहित करती है, तो उसका नाम पड़ जाता है संग्राहक कंघी।
C1 कंघी का संबंध देखो बैटरी के धनश्री से है और C2 कंघी का संबंध गोला कैपिटल एस से है। देखो गोला कैपिटल एस से है बेटा। और डी क्या है इसमें, एक विसर्जन नल का है। फिर क्या किया अपन ने, इस पूरे उपकरण को अपन ने लोहे के टैंक में बंद कर दिया है और लोहे के टैंक का संबंध अपन ने पृथ्वी से कर दिया है। ये दोनों कंघियाँ बेल्ट से लगातार घर्षित होती रहती हैं, जिससे गोले पर अधिक से अधिक विभवांतर उत्पन्न होता रहता है। जो मैंने अभी आपको समझाया बेटा चित्र में, लोहे के टैंक का संबंध पृथ्वी से कर दिया, जो चित्र बनाया वही बनावट संरचना में लिखना है डिटो। तो देखो क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, ऐसा लिखेंगे कि बांडी ग्राफ जनित्र की बनावट संरचना, बांडी ग्राफ जनित्र की बनावट संरचना चित्र में प्रदर्शित की गई है। कैसे, इसमें 5 मीटर व्यास वाला धातु का खोखला गोला कैपिटल एस होता है, जो 15-15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों पर रखा होता है। ये गोला बेटा किस पर रखा हुआ है, 15-15 मीटर ऊंचे 2 विद्युत रोधी स्तंभों पर रखा हुआ है। इसमें P1 और P2 2 गिरनियाँ होती हैं, जिन पर रबड़ की बनी बेल्ट घूमती रहती है, और नुकीले भागों के लिए धातु की 2 कंघियाँ C1 और C2 होती हैं, क्योंकि बांडी ग्राफ हमेशा नुकीले भागों से ही कार्य करता है। तो नुकीले भागों के लिए धातु की 2 कंघियाँ C1 और C2 होती हैं। फार C1 को बोलते हैं अपन फार कंघी और C2 को बोलते हैं अपन संग्राहक कंघी। और फार कंघी C1 का संबंध बैटरी के धनश्री से कर देते हैं और संग्राहक कंघी C2 का संबंध गोला कैपिटल एस से कर देते हैं। इन दोनों कंघी, ये दोनों कंघी बेल्ट से घर्षित होती हैं, तो इन दोनों कंघियों के घर्षण से गोले पर अधिक से अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें कैपिटल डी एक विसर्जन नलिका होती है। इस पूरे उपकरण को लोहे के टैंक में बंद कर देते हैं और लोहे के टैंक का संबंध किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, बनावट संरचना बिल्कुल अपन को चित्र से लिखनी है। चलो एक बार देखो, मैं और नंबरिंग करके आपको सिखा देता हूँ कैसे लिखोगे। यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, 1D ग्राफ, यहाँ से जैसे यहाँ से मैं नंबरिंग करता हूँ 1D ग्राफ जनित्र की बनावट संरचना चित्र में प्रदर्शित की गई है। चित्र बना हुआ है तो चित्र में प्रदर्शित की गई है। फिर यहाँ से सुनाओगे, इसमें 5 मीटर व्यास वाला धातु का खोखला गोला कैपिटल एस होता है, जो 15-15 मीटर ऊंचे, नंबरिंग से सुनाओ, जो तीसरा नंबर, जो 15-15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों पर रखा होता है। ये स्तंभ कैसे होते हैं बेटा, विद्युत रोधी होते हैं। ये स्तंभ 15-15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों पर रखा होता है। इसके बाद इसमें P1 और P2 क्या होती हैं, 2 गिरनियाँ होती हैं। P1 और P2 2 गिरनियाँ होती हैं, जिन पर रबड़ की बनी बेल्ट घूमती है। देखो रबड़ की बेल्ट, जिन पर रबड़ की बनी बेल्ट घूमती है। फिर यहाँ से नुकीले भागों के लिए पाँचवा नंबर अपना जो है, छठवां नंबर, नुकीले भागों के लिए धातु की 2 कंघियाँ C1 और C2 होती है। C1 को फार कंघी कहते हैं और C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। फार कंघी C1 का संबंध बैटरी के धनश्री से होता है और संग्राहक कंघी C2 का संबंध गोला कैपिटल एस, देखो गोला कैपिटल एस से होता है। दोनों कंघियों के घर्षण से गोले पर अधिक से अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें कैपिटल डी क्या है, अपनी विसर्जन नलिका होती है। और इस पूरे उपकरण को अपन लोहे के टैंक में बंद कर देते हैं और लोहे के टैंक का संबंध अपन किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। समझ में आया बेटा, तो मैंने अभी नंबरिंग से आपको सिखाया, कुछ नहीं है। 1D ग्राफ जनित्र की कार्यविधि चित्र में प्रदर्शित, बांडी ग्राफ जनित्र की बनावट संरचना चित्र में प्रदर्शित की गई है। इसमें 5 मीटर व्यास वाला धातु का खोखला गोला कैपिटल एस होता है, जो 15-15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों पर रखा होता है। इसमें P1 और P2 2 गिरनियाँ होती हैं, जिन पर रबड़ की बनी बेल्ट घूमती है। नुकीले भागों के लिए धातु की 2 कंघियाँ C1 और C2 होती हैं। C1 को फार कंघी कहते हैं
हैं और C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। फुहार कंघी C1 का संबंध बैटरी के धन श्रेय से होता है और संग्राहक कंघी C2 का संबंध गोला कैपिटल S से होता है। दोनों कंघियों के घर्षण से गोले पर अधिक से अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें कैपिटल D एक विसर्जन नलिका है। इस पूरे उपकरण को लोहे के टैंक में बंद कर देते हैं। लोहे के टैंक का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। अब देखते बेटा लास्ट हेडिंग क्या है अपनी, कार्यविधि। कार्य विधि कैसे कार्य करता है। कार्यविधि बेटा यहाँ से सुनाएंगे, यहाँ से ये C1 कंघी से सुनाएंगे अपन कार्यविधि। यहाँ से फुहार कंघी C1 के नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। फुहार कंघी C1 के नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। ये मैंने आपको बताया था कल ही कि जो नुकीला सिरा होता है बेटा वहाँ पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। तो यहीं से कार्यविधि सुनाएंगे। फुहार कंघी, यहाँ से कार्यविधि का ये पहला पॉइंट रहेगा। फुहार कंघी C1 के नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है, जिसके कारण विद्युत पवन चलने लगता है। कौन सा विद्युत पवन चलेगा? धनावेश वाला, क्योंकि कंघी का संबंध किससे? धनावेश से है। तो फुहार कंघी C1 के नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है, जिसके कारण विद्युत पवन चलने लगता है। विद्युत पवन चलने का मतलब होता है ये बेल्ट पर धनावेश आ जाता है और बेल्ट ऐसे घूमने लगता है, इसको बोलते हैं विद्युत पवन चलने लगता है। इस धन आवेश, कौन सा विद्युत पवन चलेगा? धन आवेश वाला, क्योंकि धनावेश संबंध बेटा। तो इस धन आवेश युक्त विद्युत पवन के कारण बेल्ट का सामने वाला भाग धन आवेशित हो जाता है। जब यह बेल्ट कंघी C2 के पास पहुंचता है, जब यह बेल्ट ऊपर चलकर कंघी C2 के पास पहुंचता है तो गोले के बाहरी पृष्ठ पर तो धनावेश उत्पन्न कर देता है। ये धनावेश जो होता है वो कहाँ पहुँचता जाता है? गोले के बाहरी पृष्ठ पर धनावेश पहुँचता जाता है और इससे कंघी पर स्वयं पर ऋणावेश आ जाता है। कंघी C2 पर स्वयं पर कौन सा आवेश आ जाता है? ऋणावेश। जो कंघी C2 का ऋणावेश होता है वो बेल्ट के धनावेश को लगातार समाप्त करता रहता है और गोले को देता रहता है। और अब यहाँ तक तो बेल्ट घूमकर धनावेश से आगे बेटा। अब जब बेल्ट वापस घूमकर आएगा तो वो कौन से आवेश से आएगा? ऋण आवेश से आएगा। तो कंघी C2 पर उपस्थित ऋण आवेश के कारण पुनः बेल्ट घूमकर कंघी C1 के पास आ जाता है। जब C1 के पास आ जाएगा तो द्वारा से धनावेशित होता रहता है। यही क्रम निरंतर चलता रहता है, यही क्रम निरंतर चलता रहता है और खोखले गोले पर हम 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। समझ में आ बेटा? एक बार फिर देखेंगे कार्यविधि। कुछ नहीं था कार्यविधि में, यहाँ से सुनाएंगे। जो मैंने आंसर लिख दिया यहाँ से, फुहार कंघी C1 के नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है, जिसके कारण विद्युत पवन उत्पन्न हो जाता है। इस धन आवेश युक्त विद्युत पवन के कारण बेल्ट का सामने वाला भाग धन आवेशित हो जाता है। जब यह बेल्ट ऊपर की ओर चलता है और संग्राहक कंघी C2 के पास पहुंचता है तो गोले के बाहरी पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और उसमें कंघी पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। कंघी पर उपस्थित ऋण आवेश के कारण बेल्ट का धन आवेश समाप्त होता है तो बाहरी पृष्ठ पर पहुंचता जाता है और इस समय कंघी पर उपस्थित ऋण आवेश के कारण पुनः विद्युत पवन चलने लगता है और यह बेल्ट घूमकर पुनः कंघी C1 के पास आ जाता है और द्वारा से धन आवेशित हो जाता है। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और गोले पर 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। बात बेटा समझ में आ रही है? अपन चलते हैं किस पर, क्या और रह गया अपना? ये उपयोग रह गया है अपना और दोष रह गया है। उपयोग तो वेरी सिंपल है बेटा। उपयोग में पहला उपयोग तो आप ये लिख देना, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि कितना विभवांतर बनता है अपना? 10 लाख वोल्ट। तो पहला उपयोग उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग लिख सकते हो नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में, नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में, नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में उपयोग किया जाता है और उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब दोष क्या है बेटा? दोष क्या है? सबसे पहला दोष, ये इसका आकार बहुत बड़ा होता है। देखो 15-15 मीटर ऊंचे जो पाइप होते हैं, आप जानते हो 1 मीटर में 3.25 फुट होता है। चलो 3 फुट ही मान लो,
1 मीटर में अगर 3 फुट लेके चल लो, वैसे 3.25 फुट होता है, 39 इंच 3.25 फुट, तो अपन 3 फुट का एग्जाम्पल ले, 15 मीटर ऊंचा ये पाइप है तो कितना हो गया 15 × 45 फुट। अब 45 फुट ऊंचे तो ये पाइप होते हैं। जब ये प्रैक्टिकल हुआ होगा तब खुले मैदान में ये प्रैक्टिकल हुआ होगा बेटा, तो ये मशीन का आकार इतना बड़ा होता है, लगभग एक आज के टाइम पे भी इस मशीन को अपन एक कमरे के बराबर की मशीन मान सकते हैं। आज के टाइम पे भी इस मशीन का साइज लगभग एक कमरे के बराबर की मशीन है। तो दोस्त क्या हो जाएगा बेटा कि इस मशीन का आकार बहुत बड़ा होता है, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में असुविधा होती है। तो ये दोषी तो हो गया कि बड़ा आकार होने के कारण यह असुविधाजनक होता है, मतलब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाता बेटा। तो बड़ा आकार होने के कारण यह असुविधाजनक होता है। और सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, उच्च विभवांतर के कारण यह खतरनाक होता है। क्योंकि कितना विभवांतर बनता है, 10 लाख वोल्ट बनता है बेटा। अगर इसमें कभी धोखे से किसी को करंट आ गया तो वो खुरपी से भी नहीं छूटेगा, इसलिए उच्च विभवांतर होने के कारण यह खतरनाक होता है। तभी तो इसके लोहे के टैंक का संबंध किससे कर देते हैं, पृथ्वी से। कभी इसमें धोखे धड़ाके से अगर करंट बना भी तो पूरा करंट कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, जिससे जहाँ ये मशीन रखी है वो जगह सुरक्षित रहेगी बेटा। तो दो इसके दोष हैं कि बड़ा आकार होने के कारण असुविधाजनक होता है, और एक दूसरा दोष क्या बेटा, उच्च विभवांतर होने के कारण यह खतरनाक होता है। बेटा इतनी मेहनत करके मैंने आपको पूरा बांड डायग्राफ समझाया, 1-2 बार रिपीट करके मेरे वीडियो को देखिए। आशा करता हूँ मैं आपसे बांड डायग्राफ आपको फर्स्ट क्लास याद हो जाएगा अभी के अभी, जब 2-3 बार रिपीट करके देखोगे तो। और जब मेरे नोट्स में इसको आप लिखा देखोगे बेटा, तो कम से कम ये 2.5-3 पेज का आंसर है जो मैंने आपको भी क्लास में बैठे बैठे बेटा आसानी से याद करवा दिया। तो 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देखो, मेरे को विश्वास है बेटा कि आपको ये बिल्कुल मैजिक के तरीके से आंसर याद हो जाएगा बेटा। कल फिर से मैं आपके सामने नया वीडियो लेके आऊँगा बेटा। अगर मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो कमेंट्स करके बताया करो बेटा मुझे, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए बेटा। ओके, थैंक्स।